प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने देखा है डिटरमिनेंट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और किस तरीके से हम डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने 2/2 का जो भी डिटरमिनेंट है, या फिर 2/2 ना बोल के बोलते हैं इसे हम सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट या फिर द्वितीय कोटि का सारणिक। द्वितीय कोटि का सारणिक फिर से याद दिलाऊँ बच्चों, कुछ इस तरीके से था। डेल्टा इज इक्वल टू A11 A12 A21 और A22। ये हमारा द्वितीय कोटि का सारणिक था। इसका हमने प्रसार समझा था। क्या समझा था बच्चे? A11 का मल्टीप्लिकेशन A22 से, तो A11 A22, फिर उसके बाद फार्मूले का माइनस, इसका गुणा इससे, तो A21 का A12 के साथ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? इस तरीके से हमने प्रसार किया। आज हम देखेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट या फिर तृतीय कोटि का सारणिक। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, 3 इक्वेशंस लेंगे, जिनमें से पहली इक्वेशन है प्यारे बच्चों A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और है A3x प्लस B3y, A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब हमने डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर देखा था, द्वितीय कोटि का सारणिक देखा था, तब बच्चे हमने केवल 2 इक्वेशन ली थी और सिंगल वेरिएबल x था। अब हमारे पास जब हम थर्ड ऑर्डर या फिर डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर या फिर तृतीय कोटि का सारणिक देखेंगे बच्चों, तो हमें 3 इक्वेशन लेनी पड़ेंगी जो 2 वेरिएबल में रहेंगी, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहला काम क्या था बच्चे कि हम जो वेरिएबल होता है, सेकंड ऑर्डर में वेरिएबल x बस था, 1 वेरिएबल था, उसको हमने एलिमिनेट किया था, गायब किया था, है ना, विलुप्त किया था। यहाँ 2 वेरिएबल हैं तो हमें इन दोनों को विलुप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमने क्लास 10th में देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वज्र गुणनखंड विधि। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। तो हम ये बोलेंगे बच्चों, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, सॉल्व करने पर, है ना बच्चे। तो हमें पता है प्यारे बच्चों कि एक होता है x अपॉन, एक होता है y अपॉन, और एक जो भी कांस्टेंट होता है वो अपॉन करते हैं, है ना बच्चे। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है बच्चों? C1 है ना। तो हम C1 अपॉन भी कर सकते हैं, या फिर मैं तो कहूँगा कि आप डायरेक्ट ही फार्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना फार्मूला? सीधे x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? B1C2 और माइनस B2C1 अपॉन A1B2 और माइनस A2B1। याद आया प्यारे बच्चों को? नहीं आया? कक्षा 10 में जब ये C1 उधर रहता था तो -1 कांस्टेंट लेते थे, है ना, और जब इधर रहता था तो क्या लेते थे? +1 कांस्टेंट लिया करते थे। तो अगर आपको जिस तरीके सॉल्व करना हो, डायरेक्ट फार्मूला पता है तो ठीक है, जैसे भी करो, चाहे आप इसको विलोपन से करो, प्रतिस्थापन से करो, यही आंसर आने हैं। और तरीका हम क्या देखते हैं कि जब भी आपको x निकालना हो, ध्यान रहे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 की बात कर रहा हूँ, जब भी आपको x निकालना है तो आप x को ढक लेते हो। आई बात समझ में? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B1C2 फिर B2C1। कोई दिक्कत बच्चों को? और ये A1B2 माइनस A2B1 सब में क्या रहता है बच्चों? कॉमन रहता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ, जैसे आपने 10th क्लास में किया था बच्चों। सीधे आप करते हो, एक वेरिएबल है x तो x अपॉन हो गया, इज इक्वल टू एक वेरिएबल है y तो y अपॉन हो गया। उसके बाद कांस्टेंट बच्चे x क्या है? x है A1 का कोफिशिएंट, है ना, B1 का कोफिशिएंट y है, तो A1 का कोफिशिएंट ले लिए x, B1 का कोफिशिएंट ले लिए y, अब C1 का कोफिशिएंट लेंगे 1। आई बात समझ में? कोफिशिएंट मतलब गुणांक, x, A1 का गुणांक x है, ले लिया मैंने, B1 का गुणांक y है, ले लिया मैंने। अब C1 का गुणांक क्या होगा बच्चे? 1 होगा। चाहे C1 लिखो या फिर C1 इंटू 1, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसीलिए मैंने C1 का गुणांक ये वहाँ पे 1 लेते हैं, अपॉन कर लिया। बच्चों जब भी हमें निकालना होता है x तो x को ढकते हैं B1C2, B1 का गुणा C2 से। ये फार्मूले का माइनस होता है
B1C2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B1C2 अब B2 और C1, तो बन जाएगा बच्चों B2 और C1। अब y निकालना है तो y को ढकेंगे बच्चे, लेकिन पहले वाले में शुरुआत ऊपर से हुई थी, इस वाले में शुरुआत नीचे से होगी। तो A2C1 माइनस A1C2, तो बच्चों बन गया A2C1 फार्मूले का माइनस A1C2। अब -1 मतलब कांस्टेंट वाले को ढकेंगे बच्चे, अब शुरुआत फिर से ऊपर से होगी, तो A1B2 माइनस A2B1। तो आ गया प्यारे बच्चों A1B2 और माइनस A2 और B1। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? अब करते क्या है, एक बार x इज इक्वल टू ये लेते हैं, तो x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसका गुणा 1 से होगा, तो B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। कोई दिक्कत क्या प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों अब हम y इज इक्वल टू ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना? तो सेम इसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि y इज इक्वल टू इसका गुणा इससे होगा, तो बन जाएगा A2C1 माइनस A1C2 अपॉन में क्या है बच्चे A1B2 माइनस A2 और B1। तो x और y दोनों वैल्यू हमको मिल गई। अब हम x y के ये मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में x और y का मान जैसे आप रख दोगे तो x और y एलिमिनेट हो जाएगा, x और y क्या होगा बच्चे? गायब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, या फिर सीधे फ्रॉम इक्वेशन 3, या फिर हिंदी में बोलेंगे समीकरण 3 से समीकरण 3 एक बार लिखेंगे A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। बच्चों A3 के स्थान पे A3, x के स्थान पे x का मान जो है B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 प्लस तो प्लस B3 तो B3 और y की वैल्यू है बच्चे A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। कोई दिक्कत है? अब फिर बच्चों क्या बचा है? अब केवल बच रहा है प्लस C3, है ना? प्लस तो प्लस और C3 तो C3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बच्चों को? अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे बढ़िया क्या होता है? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा बच्चों? आएगा A1B2 और माइनस A2B1 आएगा। एलसीएम इतना कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो इससे कैंसिल होगा। ऊपर क्या बचा? A3 इंटू B1C2 और माइनस B2C1 और प्लस B3 इंटू A2C1 माइनस A1C2 और प्लस C3 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो C3 का इससे गुणा हो जाएगा, तो C3 इंटू A1B2 और माइनस A2B1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब देखो अब क्या बचेगा? अब बचेगा बच्चे A3 इंटू B1C2 माइनस B2C1 और प्लस B3 इंटू A2C1 और माइनस A1C2 और प्लस C3 इंटू A1B2 और माइनस A2 और B1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब प्यारे बच्चों इसे हम और अच्छे से डिराइव करेंगे और व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे ताकि हम इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकें। प्यारे बच्चों को ध्यान आया होगा पिछले वीडियो में क्या था, या फिर जब हमने सेकेंड ऑर्डर के किया था, द्वितीय कोटि किया था, उसमें क्या था बच्चे? A1x प्लस B1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस B1 अपॉन A1 निकला था। एक इक्वेशन था A2x प्लस B2 इज इक्वल टू 0, तो निकला था x इक्वल टू माइनस B2 अपॉन A2 निकला था ना। अब इस x के स्थान पे x की वैल्यू रख दो, तो माइनस B1 अपॉन A1 इज इक्वल टू माइनस B2 अपॉन A2। फिर हमने क्या किया था प्यारे बच्चों? हमने फिर किया था इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ गया था A1B2
A1 B2 माइनस A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1 फिर आया था A1 B2, इसको इधर लाए थे, बन गया था A2 B1 इज इक्वल टू 0। इसको ही हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था A1 A2 और B1 और B2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इस तरीके से ये सेकंड ऑर्डर 2 इक्वेशंस में ऐसा मिला, 3 इक्वेशंस में इतना बड़ा मिला। तो सबसे पहले मुझे इनको व्यवस्थित करना पड़ेगा बच्चे, सबको A1 B1 C1 ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो बस अब मैं इनको व्यवस्थित कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो व्यवस्थित करने के लिए एक बार इन सब का अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो A3 का अंदर गुणा करोगे प्यारे बच्चे, A3 B1 C2 है ना बच्चे, B1 C2, A3 B1 C2 और फिर माइनस है A3 B2 C1 है ना, A3 B2 C1। अब प्लस करके है, इसका अंदर गुणा होगा बच्चे, तो A2 B3 C1 और फिर माइनस तो माइनस A1 B3 और C2, फिर प्लस C3 के अंदर गुणा करेंगे बच्चे, A1 B2 C3 और माइनस A2 B1 और C3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? बच्चे मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे A1 बाहर, A टर्म को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले देखो A1 वाले कहाँ हैं, उनको पहले रखें। इसमें A1 है और इसमें A1 है, इनको फर्स्ट में रखो। तो रखूँगा मैं इनको A1 B2 और C3, फिर माइनस A1 B3 और C2। अब उसके बाद बच्चे A2 वाले देखेंगे हम, है ना। उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों? हमें देखना पड़ेगा A2 वाले टर्म को पहले या फिर B1 वाले टर्म को पहले। एक बार A1 हो गया, अब एक बार B1। तो B1 कहाँ कहाँ है बच्चों? B1 इसमें है ना बच्चे। ये क्या है? प्लस करके A3 B1 और C2, और B1 कहाँ मिलेगा बच्चों? और B1 यहाँ है, तो माइनस A2 B1 और C3। अब बच्चों B3 वाला हमको चाहिए, तो B3 हमें कहाँ मिलेगा? B3 है बच्चों A2 B3 C1 और माइनस A1, है ना। अभी बचा क्या है? कुछ बच रहा है ना, A2 B3 C1। एक बार देखते हैं, A1 B2 C3 कहाँ से लिया मैंने? A1 B2 C3 हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। उसके बाद A1 B3 C2 हमने यहाँ से ले लिया, ये हो गया पूरा, है ना। उसके बाद हमने क्या किया बच्चे? A3 B1 C2 मैंने यहाँ से ले लिया, है ना। अब हमें क्या ढूंढना है बच्चे? A1 B1 तो C1 ढूंढना है ना। ये A1 देख लिया मैंने फर्स्ट, ये B1 देख लिया हमने। अब क्या चाहिए? C1 वाले टर्म चाहिए। तो C1 कहाँ मिलेंगे बच्चों? C1 ये मिलेगा A2 B3 और C1। बच्चों कुछ खास नहीं है, सिर्फ हम क्रम से, सिस्टम से लिख रहे हैं, है ना बच्चे। और हमें कहाँ मिलेगा? C1, ये है C1, है ना बच्चों। A3 माइनस करके A3 B2 और C1 इज इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ से A1 कॉमन निकालो, आपको मज़ा आ जाएगा कि ऐसा सर क्यों कर रहे हैं, है ना। उसके पीछे का रीज़न क्या है? यहाँ से A1 निकालो कॉमन, तो बनेगा B2 C3 और माइनस B3 C2। कोई दिक्कत है? प्लस है तो प्लस, यहाँ पे B1 कॉमन निकालोगे बच्चे, B1 कॉमन निकालोगे तो आएगा A3 C2 और माइनस A2 और C3। कोई दिक्कत है? ऐसे ही प्लस करके यहाँ पे C1 कॉमन निकालोगे तो A2 B3 और माइनस A3 और B2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेस है। 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को जब हम प्रसार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे उसको, तो हमें यही मिलेगा। तो अगर हमें पता हो कि 3rd ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे बना है, तो उसका प्रसार करना हमें कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा, और बातें हजम होंगी कि ऐसा प्रसार क्यों हुआ, है ना बच्चे। तो अब देखो, अगर तो मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँगा। चेंज ऐसा करना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि ये ABC है ना, ABC, और ये भी CAB
चक्रीय क्रम में है ना, ए के बाद बी आना चाहिए और बी के बाद सी आना चाहिए। ए बी सी ए, है ना, सी ए बी। तो देखो तो ए बी सी सही है इसका ऑर्डर, है ना। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर उल्टा है, बी के बाद ए है, तो बी सी ए होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी को व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1 है, ये बन गया B2 C3 और माइनस का B3 और C2, और माइनस मैं कॉमन निकालूंगा क्योंकि मैं इसे पहले चाहता हूँ किस चीज़ को, या फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। माइनस यहाँ पे कॉमन निकाला गया है, क्यों वो बताऊंगा मैं आपको, है ना बच्चे लोग। अभी इसको आप प्लस ही रहने दो, ठीक है बच्चे लोग। अब देखो, तो अब ये क्या बनेगा, अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसी इक्वेशंस को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3 इज़ इक्वल टू 0। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है वो यही चीज़ लिखी हुई है ना। ये इक्वेशन फॉर्मेट है और ये डिटर्मिनेंट फॉर्मेट है। आई बात समझ में। अब देखो, इसी का हमें प्रसार जब करना होगा, तो मैंने क्यों बोला कि ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका प्रसार इसी फॉर्म में होगा। तो आप ध्यान से देखो प्रसार कैसे करना है, सीख जाओ। सबसे पहले A1 को देखो, A1 लो, तो A1 का कॉलम और A1 का रो छोड़ दो, इतना छोड़ दो, तो क्या मिला, B2 C3 फार्मूले का माइनस B3 और C2, B2 C3 B3 और C2, है ना बच्चे। फिर B1 लिया मैंने, ये छोड़ा और ये छोड़ दिया, ये छोड़ा और ये छोड़ दिया, तो A3 C2 है ना, A3 C2, यही ना। आपको ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है, इतना बस। तो A3 C2 माइनस A2 और C3, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब बस C1 बाहर, तो A2 B3 A3 और B2। आई बात समझ में। अब प्यारे बच्चों, एक समस्या को सॉल्व करना है हमें। देखो, जब मैंने पहला ढका, मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, जब मैंने A1 को बाहर निकाला, तो A1 ढक लिया और ये ढक लिया। शुरुआत कहाँ से हुई, ऊपर से, B2 C3 फिर B3 C2, ठीक है ना बच्चे। लेकिन जब मैं B1 निकालता हूँ बाहर, तो B1 को ढकता हूँ, शुरुआत कहाँ से हो रही है, A3 से हो रही है, मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है, नीचे से हो रही है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं क्या कह रहा था प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लोगे, तो ये चीज़ पहले मैं यहीं पे करता हूँ, मैं अलग से करता हूँ इसे। माइनस कॉमन निकालोगे बच्चे, तो ये पहले आएगा, क्या बन जाएगा ये, A2 C3 और माइनस A3 और C2। अब चेक कर लो सीधा हुआ कि नहीं हुआ। अब B1 को बाहर किया मैंने, तो ये ढका, स्टार्ट ऊपर से, A2 C3 माइनस A3 C2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो ये लॉजिक है कि क्यों यहाँ पे माइनस रहता है ना। बच्चों को रटाया जाता है कि जो इसका साइन है डिटर्मिनेंट का, वो कुछ इस प्रकार से होता है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस, इस तरीके से साइन होते हैं 3/3 या फिर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, या फिर तृतीय कोटि के सारणिक में। मतलब ये कि किसी एक रो में, किसी भी रो में 2 सेम साइन लगातार नहीं आएंगे, किसी भी कॉलम में 2 सेम साइन लगातार नहीं आएंगे, और जो इनका डायगोनल है, इनमें क्या रहेंगे, सेम साइन रहेंगे। आई बात समझ में। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के व्यवस्थित करते हैं। आई बात समझ में। तो जब भी हम प्रसार करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, तो हमें इस साइन को विशेषतः ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों को ये भूल जाता है कि जब आप A1 को ढकोगे तो शुरुआत ऊपर से करोगे, तो बच्चे जब B1 को ढकते हैं तो वो शुरुआत ऊपर से ही कर देते हैं, है ना। तो बच्चे ये चीज़ ना याद रखें, ये साइन याद रखें। अगर आप माइनस लगा दोगे बाहर, तो आप सीधे तरीके से ही बाहर निकाल सकते हो। A2 का A3 से गुणा, A2 का C3 से गुणा कर सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो इस तरीके से हमें
थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिल गया, तृतीय कोटि का सारणिक मिल गया। अब इससे जुड़ी हम कुछ और बातें करेंगे प्यारे बच्चों। तो अब हम लिखेंगे कि तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार, जैसे हमने किया था द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार। याद है ना आपको, द्वितीय कोटि के सारणिक के प्रसार में बहुत सारे क्वेश्चन किए मैंने, 5, 6, 7 और 8। तो हमने कैसा किया, 5 8 40, फार्मूले का माइनस, 7 6 42, तो इज इक्वल टू का -2। तो ऐसे क्या करेंगे बच्चों, हम तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार। तो अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ प्यारे बच्चों। अब मैं केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि इसमें भी और कॉन्सेप्ट है, तो मैं उन्हें अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी फ़िलहाल अपन एक एग्जाम्पल से काम चलाते हैं ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। प्रसार करना है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस सारणिक का हमें प्रसार करना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आप प्रसार कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल से पहले आपको एक बात फिर समझा दूं कि हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों, मैंने मिटा दिया है। अगर आपके पास A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, A3 है, B3 है, C3 है। प्यारे बच्चों ध्यान करो, ये आपको कहाँ से मिला था, ये आपको मिला था इसके जस्ट ऊपर एक लाइन थी, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 और C2, ऐसा कुछ था। फिर माइनस था, माइनस क्या था, B1 में क्या था बच्चे, B1 में था A2 C3 और माइनस A3 और C2, और फिर प्लस था C1 में क्या था प्यारे बच्चों, A2 B3 और माइनस A3 और B2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इससे ये बना था, इससे ये बना था। तो जब भी हम प्रसार करेंगे तो इससे ये बनाएंगे। आई बात समझ में। अब देखो तरीका क्या है, तरीका क्या है। आप भूल जाओ कि मैंने ये लिखा हुआ है, फिर अपन दोनों को मिला लेंगे। तरीका ये है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले अगर 3 बाई 3 का है तो सबसे पहले आप पकड़ो पहले को, या तो आप रो वाइज करोगे या फिर कॉलम वाइज करोगे। हम दोनों वाइज देखेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं रो वाइज अलोंग R1 आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आप जब A1 को पकड़ोगे प्यारे बच्चे, तो A1 को पकड़ने के बाद आपको, अगर आप इसे हटा दो तो आपको एक 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा, 2 कोटि का सारणिक मिलेगा। आप इसको लिखो तो बनेगा B2 C3 और B3 और B2 C2 B3 और C3। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ये पहला साइन मैंने बोला था प्लस है, ये दूसरा क्या है, माइनस है, ये तीसरा क्या है, प्लस है। तो अब क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो बन जाएगा माइनस B1। अब जब B1 लेना है तो B1 वाला स्तंभ गायब करो और ये वाला B1 वाली पंक्ति गायब करो। तो क्या क्या आएगा, A2 C3 A3 C3, A2 C2 है ना, और A3 और C3। फिर प्यारे बच्चों प्लस है तो प्लस लिया मैंने, और C1 है तो C1 ले लिया। तो C1 वाले कॉलम को ढको और C1 वाले रो को ढको, तो क्या बचेगा, A2 B2 A3 B3। तो आएगा प्यारे बच्चों A2 B2 A3 और B3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। बच्चों अब देखो A1 आपने 2 बाई 2 कल पढ़ा था, है ना, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है ना, द्वितीय कोटि का। इसका इससे गुणा तो बन जाता है B2 C3 और माइनस B3 और C2, फिर माइनस तो माइनस, B1 तो B1 A2 का C3 से, तो A2 C3 और माइनस A3 C2, और फिर बच्चे प्लस तो प्लस, C1 बाहर है तो A2 का B3 से A2 B3 और माइनस A3 B2। प्यारे बच्चों चेक करो, इससे ये मिला था, इससे ये मिला था, है ना, सॉरी इससे ये मिला था कॉन्सेप्ट में, है ना, इससे ये मिला था। अब इससे मुझे ये मिल गया और ये इसके बराबर है कि नहीं है। आई बात समझ में। तो वही चीज़ है, जिस कॉन्सेप्ट से आपने डिटर्मिनेंट बनाया है उसी कॉन्सेप्ट से आप उसका प्रसार एक्सपेंशन भी कर सकते हो। तो अब बन जाएगा बच्चों से, हमें पहले A1 को लेना है ना, इस तरह से मिलेगा, फिर माइनस B1 इस तरह से मिलेगा, फिर प्लस C1 तो इस तरीके से मिल जाएगा।
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? बहुत जल्दी में हम एक क्वेश्चन का प्रसार कर लेते हैं और फिर अगले वीडियो में थोड़ी सी छोटी सी और कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे। प्यारे बच्चों को दिक्कत हो अगर तो बच्चे मुझसे ज़रूर कहेंगे, है ना। तो बहुत जल्दी में एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसका प्रसार करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, है ना। अभी मैं केवल आपको अलॉन्ग R1 के सापेक्ष प्रसार बता रहा हूँ। आगे आने वाले क्वेश्चनों में हर प्रकार से प्रसार हम करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या, A1 को लेंगे तो एक हमें A1 को लेंगे, इसको ढको। तो एक हमें उप सारणिक क्या मिला बच्चे, उप सारणिक कहते हैं इसे 5 6 8 और 9। 5 6 8 और 9 प्यारे बच्चों उप सारणिक को बोलते हैं माइनर्स। क्या बोलते हैं? MINORS, माइनर्स, है ना बच्चे। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अब जब इसको ढको बच्चे तो मिलेगा 4 6 7 और 9। तो 4 6 7 और 9, फिर लास्ट वाला है +3। तो जब 3 को ढकेंगे बच्चे, ये ढको तो 4 5 7 और 8, 4 5 7 और 8। तो प्यारे बच्चों 1 बाहर है। इसका हमें आता है प्रसार करना 5 9 45, फार्मूले का माइनस, 8 छंग 48, -2 4 नैया 36, फिर फार्मूले का माइनस, 7 छंग 42, फिर +3 है, 4 8 32 प्यारे बच्चों, माइनस फार्मूले का 7 5 35। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो बच्चे लोग देखो 1 है बाहर, 45 -48 -3 होगा, -2 है बाहर तो 36 -42 -6 होगा। और फिर बच्चे +3 है बाहर तो 32 -35 -3 होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो यहाँ से -3 अब प्लस, माइनस प्लस, तो 6 दूनी 12, और फिर -3 त्रिकाई 9। तो प्यारे बच्चों -3 -9 -12 और +12 = 0, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अगर आपको 2/2 का प्रसार आता है, मतलब कि आपको द्वितीय कोटि का सारणिक आता है सॉल्व करना, तो तृतीय कोटि को आप द्वितीय कोटि में तोड़ के कर सकते हो। प्यारे बच्चों इतनी लेंदी मेथड हमें नहीं करनी है। शुरुआत के क्वेश्चन आराम से ऐसे ही करने हैं, लेकिन बाद में हम ये स्टेप ना करके इससे डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इसलिए भी करनी है कि यहाँ से सारणिक वास्तव में स्टार्ट हो रहा है। जो 2 कोटि का था, सेकंड ऑर्डर का था, वो तो बेहद आसान था। तो प्यारे बच्चों बढ़िया पढ़ो, मेहनत करो। अगले वीडियो में हम माइनर्स और को फैक्टर के साथ मिलेंगे। माइनर्स और को फैक्टर्स पढ़ने के बाद ये थर्ड ऑर्डर जो है, तृतीय कोटि का सारणिक जो है, और आसानी समझ में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।